तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लूसेंट जीएस टॉपिक्स। सो एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड द लूसेंट जीएस बुक सीरीज। In these videos we cover all the topics of Lucent GS that is given in the Lucent general knowledge book and in an analyzing way, because as I have told you earlier in my previous videos that a person can't learn everything, but he has to learn wisely whatever he learns, so to crack the examinations and to achieve his goals. So let's start without wasting much time. So today in the previous videos we have covered Harappan culture or Harappa society or Harappan civilization you can say, or Indus Valley civilization. In Hindi it is told सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता. तो आज हम वैदिक कल्चर पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे. तो वैदिक कल्चर आप समझ सकते हैं कि हड़प्पन कल्चर से एकदम उल्टा था कुछ कुछ मामलों में. जैसे कि वैदिक सभ्यता क्या थी, सबसे पहले आप जान ले, वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी. इट इज़ एन रूरल सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर. और हड़प्पन क्या था, हड़प्पा जो था वो अर्बन था. फिर से एक और जो डिसिमिलरिटी है हड़प्पन और वैदिक में, कि हड़प्पन सोसाइटी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी मातृसत्तात्मक सोसाइटी थी, जबकि जो वैदिक कल्चर है वो पितृसत्तात्मक सोसाइटी है, यानी पैट्रियार्कियल. मैंने यहाँ पे जो घर का जो पुरुष होते हैं, यानी जो फादर, वो गार्जियन होता है. जबकि हड़प्पन सोसाइटी में वहाँ पे घर की जो माता थी, जो लेडीज़, वो गार्जियन थी. तो ये दोनों के बीच में दो ही कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं. वैदिक कल्चर कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ये हम जानते हैं. जैसा कि हड़प्पन में हमने पढ़ा था कि कैसे वो शुरू हुआ, वैसा कि हम वैदिक में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो वैदिक कल्चर कब से कब तक था, ये 1500 BC से लेकर 600 BC तक, 1500 BC टू 600 BC तक था. ये किसके द्वारा बसाया गया, तो आर्यन लोग, जो अफगानिस्तान और पंजाब, उस समय तो बंटवारा नहीं हुआ था, तो सब एक ही था. मतलब आप अगर मैप उस समय का इमेजिन करें, तो अभी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, उस समय तो ये बॉर्डर्स नहीं थे. तो उस समय अगर आप देखें तो अफगानिस्तान और पंजाब जो लोग आके इंडिया में बसे, उनको आर्यन कहा गया. कुछ लोगों के द्वारा जो सेंट्रल एशिया या फिर आर्कटिक रीजन से लोग आके इंडिया में बसे, उनको कहा गया आर्यन, आर्य लोग. तो यह अफगानिस्तान और पंजाब, आमतौर पर अफगानिस्तान और पंजाब से जो लोग आके इंडिया में बसे, those peoples who came from Afghanistan and Punjab and resided in India are called Aryans generally. But according to a scholar, or you can say that a noble, Max Muller said that no, the people who came from Central Asia to India are Aryans. तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था. तो आप अगर पेपर में जब भी क्वेश्चन आ सकता है कि अफगानिस्तान और पंजाब से जो लोग आए थे उनको आर्यन बोलते हैं, या फिर जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे उनको आर्यन बोलते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि देखिए, जनरली तो अफगानिस्तान और पंजाब के लोग को ही आर्यन मानते हैं, लेकिन मैक्स मुलर के अनुसार सेंट्रल एशिया से आए लोग को आर्य माना जाता है. सो देयर आर टू थ्योरीज. कि अगर आप मैक्स मुलर की थ्योरी पूछे आपसे क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि पीपल हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया आर आर्यन. बट इफ यू आर आस्क्ड दैट जनरली, देन और विदाउट एनी रेफरेंस, अगर किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, तब अफगानिस्तान प्लस पंजाब से जो लोग आके बसे वो. अच्छा, पंजाब में, यहाँ पे पंजाब तो आप बोलेंगे इंडिया में ही, क्योंकि उस समय इंडिया और कुछ नहीं था. मतलब इंडिया था, जैसे आप कह सकते हैं कि उस समय बॉर्डर्स नहीं थे. तो वो पंजाब से लोग जो आके, अभी जो करंट टाइम इंडिया है, अब बॉर्डर्स हो गए ना, और पंजाब भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ. 1947 में पार्टीशन के बाद पंजाब दो पार्ट में डिवाइड हुआ.
पंजाब जो एक पूरा पंजाब था उसका कुछ पार्ट चला गया पाकिस्तान में और कुछ पार्ट इंडिया में रह गया। जो पार्ट इंडिया में रह गया उसको हमने एक स्टेट बना दिया जो पंजाब बोला जाता है, जहाँ पे इलेक्शंस है 2022 में अभी, तो वो पंजाब में था। आप समझ गए होंगे इस बात को। तो ये थ्योरी थी। तो उन्हीं लोगों को आर्य कहा गया और इन्हीं आर्यों द्वारा बसाई गई सभ्यता को हम लोग वैदिक कल्चर बोलते हैं। द कल्चर इस्टेब्लिश्ड बाय दीज आर्य हु केम फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पंजाब आर कॉल्ड वैदिक कल्चर, इज कॉल्ड वैदिक कल्चर। इसी को वैदिक सभ्यता बोलते हैं। सो यहाँ पे आपको देखेंगे कितना पीरियड है, टाइम पीरियड 1500 BC से 600 BC यानी 900 BC, 900 साल तक का यहाँ पर टाइम पीरियड है। अब आप देखें यहाँ पर 900 साल का टाइम पीरियड जो है, तो दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज ऋग वैदिक पीरियड एंड अनदर इज लेटर वैदिक पीरियड। एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल था वो 1500 BC से 1000 BC तक था और जो लेटर वैदिक पीरियड था वो 1000 BC से 600 BC तक था। तो दो पीरियड हो गए, ऋग वैदिक पीरियड 1500 BC से 1000 BC तक और लेटर वैदिक पीरियड 1000 BC से 600 BC तक। तो ये आप देख सकते हैं ये 500 ईयर्स तक था और ये 400 ईयर्स तक था, टोटल 900 ईयर्स हो गए। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट ऋग वैदिक पीरियड। तो हम ये ऋग वैदिक पीरियड और उत्तर वैदिक पीरियड को ऐसे मिक्स करके पढ़ेंगे। प्राइमरीली इसमें ऋग वैदिक पीरियड के बारे में ही है और कुछ कुछ बातें उत्तर वैदिक पीरियड के बारे में हो सकती हैं, पर नेक्स्ट वीडियो में वी विल मोर फोकस ऑन, इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम फोकस करेंगे ये लेटर वैदिक पीरियड पर इस पे अभी जो इस वीडियो में ये फोकस होगा अभी ऋग वैदिक पीरियड पे होगा फोकस हमारा। सो अब हम आगे पढ़ते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ऋग वैदिक पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ऋग वैदिक पीरियड में सोसाइटी कैसी थी? आज जैसी सोसाइटी थी, जैसे सबसे पहले कुल होता था। कुल यानी परिवार बोलते थे, हर जगह परिवार होते हैं, आपकी फैमिली मेरी फैमिली है, तो कुल। अच्छा, कुल के जो गार्जियन होता था, कुल का जो मुखिया यानी अपने परिवार का मुखिया, उसको क्या बोलते थे? कुलप। चलिए अभी गार्जियंस को बाद में देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता था। कुल परिवार होता था, फिर बहुत सारे परिवार मिलकर ग्राम बनते थे, फिर बहुत सारे ग्राम्स मिलकर विश्व बनते थे और बहुत सारे विश्व मिलकर जन और फिर बहुत सारे जन मिलकर राष्ट्र। तो आप आज के रेफरेंस में समझिए, सबसे पहले फैमिली यानी आज मान लीजिए मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी फैमिलीज दुनिया में, जितनी इंडिया के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं, इंडिया नहीं, मान लीजिए एक पार्टिकुलर सिटी के अंदर जितनी भी फैमिलीज हैं मिलकर एक ग्राम बन गया, वो एक सिटी बन गया। अब सिटी उन्हीं लोग से बनेगी ना जो लोग, और उसमें किसी एक सिटी में कोई भी आदमी नहीं रहेगा, तो फिर वो सिटी कैसे रहेगी? सो मतलब कुल जो है वो क्या था? परिवार को ही बोलते थे। तो बहुत सारे परिवार मिलकर एक ग्राम बन गया, एक सिटी बन गई, ठीक है। अब हम बहुत सारे सिटीज़ मिला दें, सिटीज़ अगर बहुत सारे मिला दें तो एक विश्व बन गया। विश्व को अगर आप प्रेजेंट डे में समझ लीजिए, एक बन गया आपको डिस्ट्रिक्ट बन गया। अच्छा, फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिला के तो एक स्टेट बन गया। एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं तो वो स्टेट बन गया, यानी स्टेट यानी जन। और बहुत सारे स्टेट्स मिला दें तो एक देश बन गया, यानी हमारा भारत, एक राष्ट्र। सबसे पहले परिवार से बहुत सारे परिवार मिलके बना एक सिटी, बहुत सारे सिटीज़ मिलके बना एक एक डिस्ट्रिक्ट, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके बने एक स्टेट, और बहुत सारे स्टेट्स मिलकर बने आवर वन ओनली कंट्री, मतलब आवर वन एंड ओनली लव्ड कंट्री। वन एंड ओनली कंट्री तो रहे इंडिया। तो यहाँ पे अब सबका एक एक हेड था, सब जितनी भी ये इकाइयाँ हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सबकी एक गार्जियन था, एक उसका एडमिनिस्ट्रेशन था। जो कुल था यानी जो बढ़ते क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में क्या है, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, ये 5 इसकी इकाइयाँ थी। जो कुल था उसका मुखिया का क्या नाम था? द लीडर ऑफ द कुल इज कॉल्ड कुलप। तो परिवार के मुखिया को क्या बोलते हैं? आमतौर पे जनरली फादर ही होते हैं, तो फादर, कुलप। और इस कल्चर में, वैदिक कल्चर में तो फादर ही होंगे, क्योंकि एज यू नो दैट दिस इज एन पैट्रियार्कियल कल्चर। एक पितृपक्ष नहीं, सॉरी, मेरा मतलब कुलप था, ये एक पैट्रियार्कियल सोसाइटी है।
पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। कुलप। अच्छा, अब हम बात करते हैं यानी कुलप यानी फादर, ये वैदिक कल्चर में, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं ग्राम। ग्राम जो बहुत सारे कुल मिल के ग्राम बने हैं, तो ग्राम के जो गार्जियन था यानी उसका जो हेड था वो था ग्रामीणी। ग्राम यानी सिटी का हेड। सिटी यानी अगर आप गांव में मान ले तो वो सरपंच होते हैं, सिटी में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसके मेयर होते हैं, समझ लीजिए आज के प्रेजेंट रेफरेंस में। उस समय थे ग्रामीणी। फिर हम अगर बहुत सारे ग्राम मिल के बने विस यानी प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होगा कौन होता है? डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो विस्पति, उसको हम विस्पति बोलते थे उस समय वैदिक कल्चर में, विस्पति। अच्छा, अब हम बात करते हैं बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके बने एक स्टेट्स, यानी बहुत सारे विस मिलके बने एक जन। जन का हेड कौन था? गोपा या फिर गोप्ती। जन यानी स्टेट हुआ, स्टेट यानी स्टेट का हेड कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर। प्रेजेंट डे रेफरेंस में उस समय जन का हेड कौन था? गोपा या फिर उसको गोप्ती भी बोल सकते हैं। अच्छा, और बहुत सारे जन मिलकर यानी बहुत सारे स्टेट्स मिलकर प्रेजेंट डे के अगर रेफरेंस में बात करें तो राष्ट्र बनेगा। यानी एक हमारा देश भारत, उसका हेड कौन? प्राइम मिनिस्टर, समझ सकते हैं। वो बोलते हैं राजन। राजन मीन्स उस समय, राजन का मतलब आप जानते ही होंगे, राजन मीन्स होता है किंग, राजा। तो ये थी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वैदिक कल्चर में। नाउ वी विल सी व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन द वैदिक कल्चर। तो मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग और कैटल ग्रेजिंग, पशुपालन की कृषि, ये सब उनका मेन ऑक्यूपेशन था। यहाँ मैंने लिखा हुआ है इसको। अच्छा, तो इतना हमने देखा। फिर लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। नाउ वी विल सी अबाउट सम टर्म्स। तो इन टर्म्स को हम बाद में देखते हैं, पहले और हम देखते हैं यहाँ पे इनकी सोसाइटी कैसे थी। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था में 4 व्यवस्थाएं थी यहाँ पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैदिक कल्चर में ब्राह्मण उन लोग को कहा जाता था जो टीचर्स है यानी गुरु, या फिर प्राइस्ट यानी पुजारी। वर्ण व्यवस्था के बारे में तो आप जानते ही होंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी आदमी हो जो वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं जानता हो, अगर कोई भी इस एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हो तो। बट इफ समवन रियली डज नॉट नो सो यू कैन सी दैट दिस वीडियो। और जो जानते हैं वो भी देख लें। ब्राह्मण टीचर्स एंड प्राइस्ट्स यानी शिक्षक और पुजारी होते थे। क्षत्रिय में कौन होते थे? रूलर्स। और जो फाइटर्स होते थे वो आते थे क्षत्रिय में। थर्ड जो व्यवस्था थी वो था वैश्य। वैश्य में आते थे फार्मर्स, मार्चेंट्स, बैंकर्स, जो कागजी काम करते थे, क्लर्क हो गए, प्रेजेंट डे में आप क्लर्क मान लीजिए इनको। तो फार्मर्स, मार्चेंट्स, वैश्य। और शूद्र। शूद्र वो लोग थे जो लेबरर्स थे, आर्टिजन्स थे, जो सेवक थे, जो सेवा करते थे, इन सब की सेवा, वो शूद्र कहा जाता था। ये सबसे निचली इकाई थी और ये सबसे उजली इकाई थी। मतलब ऐसा है, इसमें एक कथा है, स्टोरी दैट दी ब्राह्मण्स आर बॉर्न फ्रॉम द लॉर्ड ब्रह्माज हेड एंड क्षत्रियस आर बॉर्न फ्रॉम द लॉर्ड ब्रह्माज हैंड्स, भुजाओं से। और वैश्य जो हैं वो मतलब वैश्य का जन्म लॉर्ड ब्रह्माज के थाई से हुआ था, उनकी जांघों से, और शूद्रों का जन्म उनके पैर से हुआ था। ऐसी एक कथा है प्रचलित। तो ये कथा कितनी सही है ये तो यू कांट से, बट ये है, इसी पे ये वर्ण व्यवस्था आधारित है। अब हम इसमें कुछ टर्म्स देखेंगे। तो ये है वर्ण व्यवस्था। कौन कौन थे उसमें? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण में टीचर्स एंड प्राइस्ट्स, क्षत्रिय में रूलर्स एंड फाइटर्स, वैश्य में फार्मर्स, मार्चेंट्स, और शूद्र में लेबरर्स एंड आर्टिसंस थे यानी सेवक। अच्छा, वर्ण व्यवस्था बाद में एक श्राप बन गया क्योंकि पहले ये हेरिडेटरी नहीं था, पहले ये ऑक्यूपेशन पर आधारित था, जो जैसा काम करेगा उस पर आधारित था। और प्लस ये ऐसा नहीं था कि शूद्र का जो, अगर कोई शूद्र है तो उसका बेटा शूद्र ही बनेगा, या फिर कोई ब्राह्मण है तो उसका बेटा ब्राह्मण बनेगा। ऐसा कुछ ये अनुवांशिक नहीं था, वंश वाइज नहीं था। पहले जो जैसा काम करता था, जिसकी ऐसी एबिलिटी है, उस हिसाब से था ये वर्ण व्यवस्था। लेकिन बाद में कैसे न कैसे ये हेरिडिटरी बन गया, यानी राजा का बेटा राजा, मैंने वो तो एक अलग बात है। यानी ब्राह्मण का जो कोई ब्राह्मण है तो उसका अगर बेटा है फिर बेटी है तो ब्राह्मण में ही आएगा, क्षत्रिय तो क्षत्रिय में ही आएगा, ये बन गया, जो ये एक बहुत ख़राब चीज़ हो गया, वेरी बैड थिंग। बट इससे पहले ऐसा नहीं था, खास करके वैदिक कल्चर में तो ऐसा बिल्कुल नहीं था।
another thing in Vedic culture is that the cow, गायों को मारना बैन था, गायों को मारना एक अपराध था वहां पे। तो वेट अ मिनट, सो आई एम बैक। सो अब हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूरब और स्पस के बारे में, इनके बारे में। ये मार्कर मिनट, आप रुक जाइए एक मिनट। पूरब एंड स्पस के बारे में। सो द गुप्तचर जो होते थे, जासूस, जो आप बात करें, जो अभी जैसे कि आप इस समय के रॉ आईबी एजेंट से मान लीजिए गुप्तचर हैं, जासूस, स्पाई एजेंट्स। तो उस समय के जो स्पाई एजेंट्स हैं, गुप्तचर होते थे, उनको क्या कहते थे? पुरुप और स्पस, गुप्तचरों को। अच्छा, जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, यानी गोचर भूमि, द प्लेस वेयर काउज ग्रेज, जहाँ पे गाय चरती हैं, गाय रहती हैं, उनको गोचर भूमि कहते थे। गोचर यानी गौ, गोचर शब्द बना है। तो उस भूमि का, उस जमीन का जो रखवाला होता था, यानी अधिकारी होता था, उसको बोलते थे वाजपति। क्या बोलते थे? वाजपति। अच्छा, एक और टर्म है उग्र। उग्र यानी कोतवाल, समझ लीजिए पुलिस इंस्पेक्टर आज के रेफरेंस में। ये अपराधियों को पकड़ता था। ही कैचेस क्रिमिनल्स, ही और सी, उग्र। अच्छा, अमाजू किसको बोलते थे? अमाजू ये विमेन एक टर्म है। दोज विमेन्स हु आर अनमैरिड इन देयर होल लाइफ आर कॉल्ड अमाजू इन द वैदिक कल्चर। मतलब अपने पूर्ण जीवन अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को वैदिक कल्चर में, वैदिक पीरियड में अमाजू बोलते थे। तो पूर्व एंड स्पस वैदिक काल के गुप्तचरों को बोलते थे। वाजपति वैदिक काल में गोचर भूमि के अधिकारी को बोलते थे। उग्र वैदिक काल में जो अपराधियों को पड़ता था उसको बोलते थे। और जो स्त्रियां पूर्ण जीवन अविवाहित रहती थी अपने जीवन में, वो उनको बोलते थे अमाजू। माजू। अच्छा, तो ये कुछ टर्म्स थे। वहाँ के जो प्रमुख जो पेय पदार्थ हैं, जैसे हम लोग कभी कोको कोला पीते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, तो उस समय सोम रस पीते थे और सूरा। सोम रस को कुछ लोग शराब भी बोलते हैं। तो सोम रस को आज के रेफरेंस में, पर सोम रस उस समय वो जो फलों का रस होता था ना, उसी को बोलते थे। और सूरा, ये दोनों लगभग सेम ही हैं। पेय पदार्थ था वो था। तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो अभी, और नहीं, एक टॉपिक अभी छूट गया है, ये आयरन और कॉपर के बारे में। ये थोड़ा मेन टॉपिक है कि द विच मेटल इज, आर्यों द्वारा खोजी गई धातु वो क्या बोलते थे? आयरन। क्या बोलते थे? क्या मतलब? आर्यों द्वारा खोजी गई धातु, यानी द एलिमेंट और द मेटल विच इज फाउंडेड बाय आर्य पीपल्स इज नोन एज आयरन, यानी लोहा को बोलते थे। तो यहाँ पे इसलिए ये लिखा है आर्यन द्वारा खोजी को। पर वैदिक काल में आयरन को आयरन नहीं बोलते थे, यानी उस समय आयरन का नाम की खोज नहीं हुई थी। आयरन जो धातु था, जो प्रेजेंट डे में हम उसको आयरन बोलते हैं, उस समय उसको लोग बोलते थे श्याम अयस्क। श्याम अयस्क, श्याम अयस्क बोलते थे। श्याम इसलिए बोलते होंगे कि थोड़ा वो ब्लैक टाइप का होता था, तो श्याम मतलब काला होता है। अच्छा, कॉपर। जो वैदिक काल में कॉपर को, जो तांबा है, उसको क्या बोलते थे? यानी कॉपर को भी उस समय कॉपर नहीं बोलते थे। जो प्रेजेंट डे कॉपर है उसको उस समय बोलते थे लोहित अयस्क। तो मेनी पीपल्स आर कंफ्यूज हियर दैट इफ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट इज आयरन कॉल्ड इन वैदिक पीरियड, तो ऑप्शन दिया रहेगा श्याम अयस्क और लोहित अयस्क दोनों। तो लोग बिना सोचे समझे लोहित अयस्क पे टिक कर देंगे। क्यों कर देंगे? लोग समझेंगे आयरन मतलब लोहा, तो लोहा यानी लोहित अयस्क। पर यहाँ पे कंप्लीटली उल्टा है। यहाँ पे श्याम अयस्क बोलते हैं आयरन को, और कॉपर को बोलते हैं लोहित अयस्क। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, यू हैव टू वॉचफुल इन दिस। यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। लोहा है इसमें, लोहा इसका नाम है, पर उसका जो वैदिक काल में, यानी ऋग्वैदिक काल में जो पीरियड, ऋग्वैदिक पीरियड में उसको लोहित अयस्क नहीं बोलते थे, उसको बोलते थे श्याम अयस्क। और लोहित अयस्क कॉपर का नाम था, तांबे का। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त होता है, यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। तो
आप इसके बाद हमारा एक पार्ट 2 वीडियो आएगा इसका, जिसमें हम लेटर वैदिक पीरियड और ऋग्वैदिक लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे और ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में भी थोड़ा सा और जो बचा है वो पढ़ेंगे. सो वी विल स्टडी अबाउट इट डिटेल. एंड वन थिंग आई विल टेल यू दैट इफ यू आर नॉट watching this video, so you are doing a big mistake. So tune in to watch our videos, and not only this video, our various type of playlists are running in our channels. You can visit our channel. So please like, subscribe, please like, share and subscribe this channel. So thanks for watching and keep watching.